पढ़ रहे थे फंडामेंटल आर्ट्स में रेखा के प्रभाव, है ना, कि रेखा का प्रभाव क्या होता है, और रेखा को हम लोगों ने बांटा था। आज हम लोग पढ़ेंगे नए टॉपिक पे रेखा एवं तल विभाजन। रेखा और तल विभाजन का अर्थ ये है कि जहां रेखाएं चित्र में आकार धारण करती हैं वहां वे चित्र भूमि को विभक्त करके व्यवस्थित प्रस्तुत करती हैं। ठीक है, तो छोटे से शब्दों में लिख लीजिए, जहां रेखा चित्र में आकार, या जहां रेखाएं चित्र में आकार प्रदान करती हैं और वस्तु या व्यक्ति को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करती हैं, तो वहां पर रेखाएं तल का विभाजन करती हैं और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करती हैं। मान लीजिए आपको एक धरातल दे दिया गया, ठीक है, ये धरातल है, ये प्लेन धरातल है, और आप रेखाओं के माध्यम से ही इसमें क्या कुछ ना कुछ बनाएंगे। भले ही आप चाहे फूल बनाए, चाहे वस्तु बनाए, चाहे व्यक्ति बनाए। जब आप किसी भी चित्रण को कार्य करते हैं तो जाहिर सी बात है आप इसको 2 तल में या 3 तल में विभाजित करेंगे कि कहाँ क्या कैसा रेशियो लेंगे। तो जब भी आप चित्रण का कार्य करते हैं तो आप क्या करते हैं, तल का विभाजन कर देते हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप फ्लावर पॉट ही बनाएं, ठीक है, आजकल तो टेढ़े मेढ़े भी चल रहे हैं ना, सुंदर तो चल ही नहीं रहा है, टेढ़े मेढ़े ज्यादा सुंदर होते हैं। तो मान लीजिए ये फ्लावर पॉट है, और आप इसे जब बनाएंगे तो जाहिर सी बात है चित्र में तल विभाजित करेंगे कि आप इसको दिखाएं कि ये यहाँ पर स्थिर रखा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, रेखाओं के माध्यम से व्यक्ति या वस्तु को जब व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करते हैं तो हम क्या करते हैं, तल का विभाजन कहते हैं। यही कहलाता है रेखा में तल का विभाजन। कल आपने पढ़ा था रेखा के प्रकार, आज पढ़ेंगे रेखांकन के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, रेखांकन के प्रकार। रेखांकन के प्रकार, ठीक है। रेखांकन के प्रकार निम्न है, ठीक है। इसमें पहले पढ़ेंगे स्वतंत्र रेखांकन। पहली हेडिंग है आपकी स्वतंत्र रेखांकन। स्वतंत्र रेखांकन का अर्थ है जो स्वतंत्र तरीके से किया जाए, ठीक। इसमें सबसे पहले वस्तु को देखना है, जैसे आपने किसी वस्तु को देखा है, फिर मस्तिष्क में उसकी छवि पड़ती है आपके, और जब मस्तिष्क में छवि पड़ती है तो आप जो प्रभाव आपके मस्तिष्क में पड़ रहा है उसे आप क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से रेखांकित कर देते हैं, वही कहलाता है स्वतंत्र रेखांकन। इसमें आप क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले वस्तु को देखते हैं, ठीक है, देखते हैं या देखते लिख लीजिए, देखते हैं, और देखने के बाद मस्तिष्क में जो प्रभाव पड़ता है, मस्तिष्क में जो प्रभाव पड़ता है और जो स्मृति के माध्यम से चित्रित किया जाए या स्वतंत्र रूप से चित्रित किया जाए, वही आपका क्या कहलाता है, वही आपका स्वतंत्र रेखांकन कहलाता है। थोड़ी देर के लिए आपने जैसे बॉल देखी,
आपको पता है कि बॉल गोल होती है। मान लीजिए बॉल में आपने किसी तरह की डिजाइन देखी, 2 लाइन 4 लाइन, फिर आप तुरंत सोचते हो, थोड़ी देर बैठे रहते हो कि यार हाँ मैंने बॉल ऐसी देखी। ये ज्यादातर बच्चे बहुत स्वतंत्र रूप से करने का प्रयास करते हो, उसमें कोई मार्जिन वार्जिन नहीं रहती है। वो हो सकता है टेढ़ी भी हो, गोल ना हो संपूर्ण। इसलिए कहा जाता है कि जो छवि सबसे पहले आपके मन में पड़ी और आपने स्मृति में लिया और आपको लगा कि गोल में बॉल में ऐसी डिजाइन बनी थी तो आपने बना दी। तो ये हमारा क्या है, स्वतंत्र रेखांकन। इसमें कोई माप नहीं है आपके पास, ना ही कोई चित्र है, केवल मस्तिष्क में जो स्वतंत्र रूप से चीजें दिखाई दी आपने उसको चित्रित कर दिया, वही क्या है, स्वतंत्र रेखांकन। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है स्वतंत्र रेखांकन के बाद स्मृति रेखांकन। स्मृति का मतलब ही होता है मेमोरी, है ना, स्मृति रेखांकन। नेक्स्ट हेडिंग है स्मृति रेखांकन। स्मृति रेखांकन में क्या करता है एक चित्रकार या एक व्यक्ति, यह आकृति का पूर्व परिचित रूप बना देता है। यानी आपने किसी आकृति को पूर्व में देखा है और देखने के बाद यथावत चित्रित करना है। ये नहीं कि आप कुछ भी चित्रित कर दें, आपने देखा कुछ और है और चित्रित कुछ और कर रहे हैं। अब जैसे आज से बहुत से बच्चे जो बॉम्बे आर्ट करते हैं उनके इसमें एक पेपर लगा होता है, आपके भी इसमें लगा हुआ है, स्मृति मेमोरी बीए सेमेस्टर में लगा हुआ है, इससे पहले लगा था कि अभी लगा है, शायद लगा हुआ है। उसमें बच्चों को ये होता है कि जैसे हमने कह दिया कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, 2-4 बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे बॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, उसको आपको, उस दृश्य को आपको बनाना है। तो या तो आपने उससे पूर्व में वो दृश्य देखा होगा या आप प्रयास करेंगे उस तरह का एक दृश्य बनाने का, वही क्या कहलाता है, स्मृति चित्रण। ठीक है। तो इसकी परिभाषा में लिख लीजिए, यह आकृति का, यह आकृति का, आकृति का पूर्व में परिचित, यानी पूर्व में आप उस चीज से परिचित हो, पूर्व में परिचित रूप बिना देखे, रूप बिना देखे, देखे हूबहू, सीधे सीधे लिख लीजिए, हूबहू चित्रित करना स्मृति रेखांकन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, स्मृति रेखांकन कहलाता है। इसे हम क्या कहते हैं, स्मृति। यथावत का मतलब ही है कि हूबहू, चाहे यथावत कहिए चाहे हूबहू कहिए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रतिरूपात्मक रेखांकन। नेक्स्ट है प्रतिरूपात्मक प्रतिरूपात्मक रेखांकन। इसी को आप कह सकते हैं सादृश्य रेखांकन। क्या कह सकते हैं, सादृश्य रेखांकन। ठीक है, इसी को आप सादृश्य रेखांकन कहेंगे। प्रतिरूपात्मक का मतलब है आपके सामने कोई वस्तु या व्यक्ति बैठाल दिया जाए और बैठालने के बाद आपसे ये कहा जाए सेम उसका बनाना है, 1 भी % उसमें अंतर नहीं होना चाहिए। उसके चेहरे में कैसी लाइट पड़ रही, कहाँ अंधेरा है, कहाँ छाया है, कहाँ प्रकाश है, रंग कैसे हैं और रंग की टोन कितनी है, कहाँ पे है, उसका प्रयोग करना, वही आपको क्या कहलाता है, सादृश्य। उसी को आप क्या कह सकते हैं, एक बार इसे ये भी कह सकते हैं हूबहू, है ना। इसको हम सादृश्य, सादृश्य का अर्थ ही है उसी के समान, यही अर्थ निकलता है। तो छोटी सी भाषा में किसी व्यक्ति, वस्तु, ठीक है, का सादृश्य रेखांकन, रेखांकन करना और छाया और प्रकाश का सही प्रयोग, सही प्रयोग ही क्या कहलाता है, प्रतिरूपात्मक या सादृश्य रेखांकन। और ये ज्यादातर मुगल शैली में इसका बहुत प्रयोग हुआ है। उस समय राजा क्या करते थे, स्वयं बैठ के अपना पोर्ट्रेट
तैयार कराते थे, सभी जिसको बोलते हैं, तो वहाँ क्या है, सादृश्य रेखांकन किया जाता था। इसके बाद है यांत्रिक रेखांकन। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है यांत्रिक रेखांकन। यांत्रिक रेखांकन। यांत्रिक रेखांकन यानी जाहिर सी बात है, इससे हमें क्या साबित हो रहा है, जहां पर हम यंत्रों का प्रयोग करें। ठीक है, जहां पर चित्रांकन के लिए यंत्रों की सहायता ली जाए, जहां पर चित्रांकन के लिए यंत्रों की सहायता ली जाए उसे हम क्या कहेंगे, या ली जाए, और चित्रण नाप के आधार पर किया जाए, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम यांत्रिक रेखांकन कहेंगे। ठीक है, तो ये था यांत्रिक रेखांकन, जहां यंत्रों यानी पटरी प्रकार की सहायता से एक मेजरमेंट लेके, एक नाप लेके कि चित्र हमें इसी आधार में बनाना है, उसी को हम क्या कहेंगे, यांत्रिक रेखांकन, जिसमें नाप दे दी जाती कि आपको इतने ही क्षेत्र में काम करना है। ठीक है, इसके बाद है सीमांत रेखांकन। नेक्स्ट है सीमांत रेखांकन। सीमांत रेखांकन, तो सीमांत रेखांकन कैसा रेखांकन कहलाता है, इसमें आकार बोधक रेखांकन होता है। कैसा, इसमें आकार बोधक रेखांकन होता है। आकार बोधक का अर्थ है कि आपको ये बता दिया जाए कि वस्तु इस आकार में है, इस चीज का बोध कराती है, तो जिस चीज का आकार आप देखते हैं, आकार के हिसाब से यानी उसी सीमा में आप काम करते हैं। थोड़ी देर के लिए आपसे ये कह दिया जाए कि आपको एक साड़ी का किनारा बनाना है और सीमित बता दिया जाए कि आपको इतने में ही काम करना है, इतने ही एरिया में काम करना है, तो ये आपको एक सीमा दे दी गई और इसी सीमा के अंदर आपको करना है, तो वो क्या कहलाएगा, सीमांत रेखांकन। ठीक है, अब इसमें व्यक्ति वस्तु सभी चीजें आ सकती हैं। ठीक, कोई भी रेखा नहीं होती। देखिए, रेखा का कोई प्रयोग नहीं, मतलब आपसे ये नहीं कहा गया कि आप इसमें इस रेखा का प्रयोग करिए। ठीक, आपसे कह दिया जाएगा एक गोले के अंदर आप क्या करिए, आप जो है भैंस बना के दिखाइए। ठीक है, आपको सीमा दे दी गई, गोला आकार बता दिया गया कि गोले के अंदर बनाना है। अब ये नहीं कहा गया कि कितनी बड़ी बनानी, कितनी छोटी बनानी, तो आपको बांध दिया गया कि एक सीमा के अंदर आपको बनाना है, या इसी गोले के अंदर एक आपको खेत का दृश्य दिखाना है, तो इसी सीमा में आपको दृश्य करना है। ठीक है, इसके बाद है सांकेतिक रेखांकन। नेक्स्ट है सांकेतिक रेखांकन। सांकेतिक का कोई अर्थ बताएगा, चाहे पुस्तक में ही देख के बता दो। सांकेतिक रेखांकन यानी संकेत का अर्थ क्या होता है। देखिए, यह एक प्रत्यक्ष चित्रण की विधा है, यानी जो ये है चित्रण की सारी सांकेतिक, तो जैसे कुछ संकेत होते हैं ना, आपने देखा हो कि कभी रास्ते में गए होंगे तो एरो बने होते हैं ना, इधर को है ना, ऊपर को, तो ये सब क्या है, संकेत करते हैं ना किधर जाना है। तो सांकेतिक का मतलब है आपको संकेत कर दिया जाए कि आप ऐसा करिए, एक बॉल बनाइए, बॉल में 2 फूल बना दीजिए। ठीक है, कलर ये भर दीजिए, तो ये क्या हुआ, एक संकेत दे दिया हमने कि आप इसी संकेत के आधार पर हमें चित्र बनाए, ना आपको दिखाया गया है, ना आपने पूर्व में देखा है, जो संकेत किया कि ये वस्तु ऐसी दिखती थी। ठीक है, जैसे आपसे कह दिया जाए सुराही आपने देखी होगी, चलो ठीक है, लेकिन फिर भी आपसे कह दिया जाए सुराही बनाइए, संकेत के आधार पर कहा ना कि सुराही बनाइए, आपने देखा तो ठीक, नहीं देखा तो हम बताएंगे नीचे से गोल होगी, ऊपर से थोड़ी सी पतली होगी, और मुंह खुला हुआ बनाना, ढकना नहीं है, तो आपको हमने एक संकेत दे दिया, उसी के आधार पर आपको चित्रण करना, वही क्या कहलाता है, सांकेतिक रेखांकन कहलाता है। इसके बाद है प्राकृतिक या प्रकृति रेखांकन।
प्रकृति, प्रकृति रेखांकन। प्रकृति का अर्थ क्या है? यानी जो प्रकृति में चीजें विद्यमान है ना, इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा? इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत फूल, पुष्प, है ना, लताएं, लताएं, वृक्ष, ठीक है, ये सब क्या है? प्रकृति में उपलब्ध चीजें हैं, ठीक है, दृश्य, बादल, है ना, वर्षा, नदी, एक तरीके से ये सब क्या है? प्राकृतिक है। अगर हम आपसे कहते हैं आप ऐसी चीजों को संयोजन करके चित्रण कहलाइए, तो ये कैसा चित्रण हो जाएगा? प्राकृतिक या प्रकृति का चित्रांकन या रेखांकन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है वस्तु रेखांकन। इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे? वस्तु रेखांकन। वस्तु रेखांकन, वस्तु रेखांकन यानी आपके सामने वस्तुओं का एक समूह रख दिया जाए, है ना, वस्तुओं का समूह सामने रख दिया जाए और उसका रेखांकन, रेखांकन ही क्या कहलाएगा? ही वस्तु रेखांकन कहलाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? वस्तु रेखांकन, ठीक है। आज समझ में आया इतना? तो आज की क्लास में यह आपका रेखांकन से संबंधित फंडामेंटल आर्ट्स में, कल इसके आगे हम लोग रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे जो थोड़ा सा रह गया है। तो आज की क्लास में इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए।